जय हिंद। जो हमारा भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति का टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसमें टॉपिक हमने मुग़ल साम्राज्य लिया था और उस टॉपिक से हम क्वेश्चन लेके और उसका क्या करवा रहे थे, विश्लेषण के साथ टेस्ट सीरीज़ लगवा रहे थे। उस क्रम में आज हमारा दूसरा ये वीडियो है टेस्ट सीरीज़ का। इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे। पहले हम क्वेश्चन देंगे और फिर उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, उसका क्या नाम था? आपको आंसर करना है। ऑप्शन है सरापा, ऑप्शन बी पटका, ऑप्शन सी पद्म मुरस्या, ऑप्शन डी खिलअत। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी खिलअत, क्योंकि मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को सम्राट का पहना हुआ वस्त्र सम्मान स्वरूप दिया जाता था, जिसे खिलअत कहते थे, जो सम्राट का आशीर्वाद माना जाता था। अतः इस प्रश्न के अनुसार विकल्प डी हमारा सही है। और के बारे में चर्चा कर लिया जाए, एक अन्य पुरस्कार सरापा दिया जाता था, यानी सिर से पांव तक का, जिसमें एक अंगरखा, एक पगड़ी व एक पटका होता था। अतः विकल्प ए और बी सही नहीं है। अपवादपूर्ण स्थितियों में पद्म मुरस्या पुरस्कार प्रदान किया जाता था, जो आभूषण होते थे। अतः विकल्प सी भी सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी अवध के नवाब, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अवध के नवाब, क्योंकि बादशाहनामा शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। वर्ष 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया था। अतः विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फर-ए-इज़्ज़दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? बताना है आपको। ऑप्शन है ए शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बी निज़ामुद्दीन औलिया, सी इब्न अल अरबी, डी बयाजिद बिस्तामी। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, क्योंकि सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। इन्होंने मुगल राजतंत्र के आधार पर फर-ए-इज़्ज़दी के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया था। इसका तात्पर्य है कि दैवीय प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता है। दैवीय प्रकाश जो होता है सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी ही बचती है। मुगल सम्राट में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन बी फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन सी जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन डी निकोलाओ मैनुची। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट, क्योंकि फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच यात्री था जिसने मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति एवं करों के संबंध में विवरण दिया था। उसके अनुसार किसानों से खाद्यान्न उत्पादों की इतनी उगाही कर ली जाती थी, उनके पास अपने पेट भरने के लिए अनाज की उपलब्धता लगभग न के बराबर होती थी। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, ऑप्शन बी उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, ऑप्शन सी उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ऑप्शन डी उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके।
इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे क्योंकि सैयद बंधुओं ने भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात थे। उन्होंने कुल 4 लोगों जैसे क्या क्या कौन कौन, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दौला दरजाद, रफ़ी-उद-दौला एवं मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया। अतः विकल्प ए सही होगा। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थयात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न, उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया गया। ऑप्शन 2, बिना किसी अन्य कर्मचारियों की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। ये आपको कथन दिए गए हैं। उपर्युक्त कथन में से आपको क्या करना है, ऑप्शन को आपको क्या करना है, अपना आंसर बनाना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आंसर करेंगे आप वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी केवल 1, क्योंकि शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत था। इक्ताओं को सरकार यानी जिला में विभक्त किया गया था। प्रत्येक सरकार का कई परगना का भाग होता था, मतलब प्रत्येक जो ये क्या था सरकार था उसको कई परगनाओं में बांटा गया था। अतः कथन 1 सही होगा। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौतदार जिसको खजांची बोलते हैं और 2 कारकुन यानी जो आज के समय में क्लर्क कहलाते थे, ये उस समय होते थे। प्रशासन विभिन्न कर्मचारियों की सहायता से चलाया जाता था। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन 1 और कथन 2 दिए गए। आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर चुनना है। कथन 1 है, जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। दूसरा कथन, उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया था। नीचे कोड दिया गया है, आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए, दोनों कथन व्यष्टितः सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। आंसर करेंगे आप वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर जहांदार शाह शासक बना था। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी थी। अतः कथन 2 कथन 1 व कथन 2 सत्य हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी मोहम्मद कासिम। आंसर करेंगे आप वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जरीन कमल का अर्थ है कि सुनहरी कलम। अकबर ने कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। ऑप्शन बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से लगा
हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया? ऑप्शन सी, मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाजा दर्शनार्थियों को मुगल की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनवाया गया था? ऑप्शन डी, 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सिकरी से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। आपको आंसर करना है वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी फतेहपुर सिकरी आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में अजमेर की ओर स्थित है। सिकरी रूपबल था, अतः विकल्प ए सही है। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा व पंचमहल आदि इमारतें हैं, अतः विकल्प बी भी सही है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, अतः विकल्प बी भी सही है। लेकिन जो विकल्प डी है, 1585 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सिकरी से लाहौर स्थानांतरित की थी, यह विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न में हमको कौन सा मतलब कथन सही नहीं ये चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए, फतवा-ए आलमगीरी, ऑप्शन बी, फतवा-ए जहांदारी, ऑप्शन सी, मिडाज-ए मुगल, ऑप्शन डी, फतह-ए सल्तम। आंसर करेंगे आप वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। औरंगजेब के शासनकाल में शेख निज़ाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों द्वारा फतवा-ए आलमगीरी को लिखा गया। इसमें इस्लामिक कानून व प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है। इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है आपको। और पहला कथन है वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। दूसरा कथन, तख्त के लिए उसे अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। तीसरा कथन, उसने अपने पूर्ववर्ती की अनेक नीतियों को उलट दिया। कथन 4 है, उसने कुछ मंदिरों का ध्वंस का आदेश दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 4। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र बहादुर शाह, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह विजयी रहा, अतः कथन 1 व 2 सही है। बहादुर शाह ने सलाह एवं समझौते की नीति का अनुसरण किया। औरंगजेब की संकीर्णवादी नीतियों के विपरीत ही उसने ये क्या काम कर रखा था, अतः यह कथन 3 भी सही होगा। बहादुर शाह ने हिंदू प्रमुखों और रजवाड़ों के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया तथा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध भी स्थापित किए। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह के शासनकाल में मंदिरों का विनाश नहीं किया गया, अतः कथन 4 सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 तीनों मतलब ये कथन सही है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला कथन है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और कथन 2 है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मुगल प्रशासनिक प्रणाली में शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था।
बादशाह प्रधान सेनापति सर्वोच्च न्यायदाता व इस्लाम का संरक्षक होता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी उल कुज्जात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानूनों के अनुसार करता था। गौरतलब हो कि इस सदर व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया था, ये बात दिमाग में रखना है। और मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। जब मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उन्हें जागीरदार कहा गया। अतः कहा जा सकता है सभी जागीरदार जो होते हैं मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। जागीरदारों को पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त होते थे, जो इनके सेवाकाल तक ही रहते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह करके राज्य को देना होता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इसके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। हालांकि इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही ही होता था, किंतु इनके अतिरिक्त वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी दिया करते थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने, पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध करवाते थे। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा विकल्प डी, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ऑप्शन बी, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित द्रुपदों की रचना की थी। ऑप्शन सी, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। ऑप्शन डी, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी। आंसर करेंगे आप वीडियो पॉज करके। आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश, शिव, पार्वती आदि से संबंधित द्रुपदों की रचना की थी। इन्होंने जैसे कुछ और रचना की थी, मियां मल्हार, मियां की सारंग, मियां की तोड़ी, दरबारी कान्हड़ इत्यादि। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की थी। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमादित्य ने उन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि प्रदान की थी। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? ऑप्शन ए, हुमायूं। ऑप्शन बी, अकबर। ऑप्शन सी, जहांगीर। ऑप्शन डी, शाहजहां। आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर व्यक्तिक रूप चित्रों व चित्राधार शैली पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अलंकृत हाशिए का विकास तथा प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1530 ईस्वी में आगरा का गद्दी पे वो बैठा था। ऑप्शन कथन 2 है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही आपको बताना है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वह 23 वर्ष का था। अतः विकल्प 1 सही है। 1532 में दौराह, जो कि अभी बिहार है, नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करके हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला था। पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था इसको। अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था ये। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था।
अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।